वहाँ के लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बिल्कुल थी, मैं तो उसी पे आने वाली थी। एक जो ट्रस्ट का रिश्ता था, एक प्यार का रिश्ता था, वो अब कहीं टूट चुका है। हमने उनके हाथ में पत्थर निकाला एंड लैपटॉप दिया। कहाँ है लैपटॉप थे? टूरिज्म इज नो इंडिकेटर ऑफ नॉर्मलसी। यहाँ के लोगों की क्या हालात, लोग नहीं बोलेंगे इसमें कुछ बात है, नहीं, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन था। मैं आपको बता रही हूँ तब मीडिया ने क्या प्रोजेक्ट किया करते हैं कश्मीरियों के बीच में, पंडित वर्सेस शिया वर्सेस सुन्नी। जो लद्दाख करगिल के लोग हैं उनने ये नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि ये कुछ डिसीजंस हमें लोगों तक छोड़ने चाहिए। कारगिल नामा, लद्दाख की हालात, हाजिरा की सच्ची तर्जुमानी। आदाब नाजरीन, इंडियन स्पेस में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं हबील सागर। इस वक्त हमारी टीम जो है जम्मू कश्मीर में पहुंचे है, जहां पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान खुसूसी इल्तिजा मैम हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है। लोकसभा का इलेक्शन भी नज़दीक है और इसी के साथ साथ खित्ते लद्दाख में आजकल जिस तरह के माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, इसको लेके बात होंगे। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी कीमती टाइम में से हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले आपसे यही सवाल होंगे, जब आर्टिकल 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो इसको किस तरह से देखते हैं मैम? उसको हटाने के बाद क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में? आप जानते हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है, जब मैं बोलती हूँ मुझे बहुत दुख होता है वाकई में। जब यहाँ वो काला दिन था अगस्त 5, 2019, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया गैर कानूनी तरीके से, तो लद्दाख के जो लोग थे तब मैं जानती हूँ कि वो बहुत खुश थे। शायद तब हमारे भाई बहन लद्दाखी करगिल के वो समझ नहीं पाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो खुश हो गए। और मुझे याद है कि जब पूरा इनने जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया था तो बस लद्दाख वाहिद एक, मतलब आप मानिए, एरिया था जहां पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आपका जो नहीं ठीक तरह से देखा जाए तो करगिल से, जो करगिल डिस्ट्रिक्ट से जो है हम बात करें तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बिल्कुल थी, मैं उसी पे आने वाली थी। जो हमारे करगिली भाई बहन थे वो समझ चुके थे कि ये क्या साजिश है, क्या चाल है। अनफॉर्चुनेटली जो लद्दाख के लोग थे वो ये नहीं समझ पाए। एंड आप अब देखते हैं सनम वांगचुक जी जो हैं, उनने खुद तब इस मूव को कितना वेलकम किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद यहाँ पे कितना डिस्पेयर का माहौल है। लोगों को उम्मीद नहीं है, उनको लगता है कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, पावरलेस हो गए हैं, डिसएम्पावर किए गए हैं। तो आपको खुद पता है यहाँ जो भी चेंजेस आई हैं वो सारी नेगेटिव ही हैं। हमें हक नहीं है बात करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आप देखिए डोमिसाइल वगैरह, इनने धीरे धीरे करके कैसे हमारे लैंड रिसोर्सेज सब पे कब्जा करना चाहते हैं। तो एक भी दिन आप, मुझे लगता नहीं है 2019 के बाद जब यहाँ कोई अच्छा डिसीजन लिया। सो आप मेरे से बेहतर जानते हैं हालात यहाँ क्या है, वो जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, करगिल हो। कहना है कि आर्टिकल जो 370-35A जो था ये एक टेम्परेरीली के लिए था, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप पास्ट की आधी चीज लेके उसको एज सच्चाई प्रोजेक्ट करते हैं। यस, आर्टिकल 370 टेम्पररी कब तक था वो आप खुद पढ़िए कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या प्रॉमिस किया था, कब तक वो टेम्पररी था। मैं उन सारी चीज़ों में अब जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप खुद देख लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, इट वाज टेम्पररी अंटिल व्हेन, until there would be a plebiscite in Jammu and Kashmir। तो हिस्ट्री को लेके उसको डिस्टॉर्ट करना, गलत तरीके से ऐसे बोलना और फिर गलत गलत प्रोपेगेंडा फैलाना कि ये टेम्पररी था, मैं मानती हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। और जो जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा है, आपने वो भरोसा तोड़ा हुआ है। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो लद्दाख करगिल के भी लोग हैं, आज अपने आप को बहुत दूर महसूस करते हैं पूरे मुल्क से। एक जो ट्रस्ट का रिश्ता था, एक प्यार का रिश्ता था, वो अब कहीं टूट चुका है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं मैम? जैसे कि आर्टिकल जब 370 यहाँ पे लागू था, उस वक़्त जो है यहाँ के जवानों की हम बात करें तो ज़्यादातर जो यूथ थे उनके हाथ में पत्थर होते थे। तो आज हम देखा जाएगा तो हर किसी के, हर यूथ के हाथ में जो है आज किताब है, बुक है। कौन सी किताब है कि वो पढ़े रिक्रूटमेंट के लिए तो स्कैम पर स्कैम हो, वो वाली किताब है कि आप मुझे खुद बताइए।
2019 से एक भी यहाँ रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसमें धांधली रिकमेंड्स की नहीं बात हुई नहीं है? किया मैम, जी। लेकिन जब उनके हाथ में पत्थर होते थे तो आज उसके बदले में आज बुक है उनके हाथ में। ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ के यूथ हैं 2019 के बाद सबसे ज़्यादा वही पिसे हैं। ये एक बहुत सुपरफिशियल तरीका है नॉर्मल सी क्लेम करने का कि हाँ टूरिस्ट आते हैं, हाउस बोट शिकारा में जाके सेल्फी लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ तब से क्या हुआ है? जब आप पथराव के बारे में बात करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, तो आप मुझे वो भी नंबर बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने नौजवान जेल में, नॉट जस्ट जो जम्मू कश्मीर तो भरे हुए हैं जेल, यहाँ की सही। कैपेसिटी इतनी फुल हो गई है कि उनको आपको अब यूपी भेजना पड़ता है, आगरा भेजना पड़ता है, उन जेलों में भेजना पड़ता है। तो अगर यहाँ वाकई में स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई है तो इतने हजारों की तादाद में हमारे नौजवान क्यों सड़ रहे हैं जेलों में, और उनके फ्यूचर के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? मुझे एक रिक्रूटमेंट स्कीम बताइए 2019 के बाद जिसमें धांधली नहीं हो। आई बिलीव लद्दाख में भी कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं। 2-3 महीने पहले, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो सही। ये तो बहुत सुपरफिशियल तरीका है कि हमने उनके हाथ में पत्थर निकाला एंड लैपटॉप दिया। कहाँ है लैपटॉप, कहाँ है किताब? आप देखिए हमारा जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, कारगिल का भी, लद्दाख का भी, जम्मू का भी, उनमें कितना डिससैटिस्फैक्शन है। एम्स बना है जम्मू में रिसेंटली, आई थिंक खुल चुका है। वहाँ डेंटिस्ट या किसी डॉक्टर की वैकेंसी है, वो तक आउटसाइडर्स, नॉन लोकल्स आके वो जॉब्स ले रहे हैं। तो आपने यहाँ के नौजवानों के लिए क्या रखा है सिवाय ये जुमलेबाजी के? जुमलेबाजी से किसका पेट भरेगा? हमारा पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? कौन सी डेवलपमेंट हुई जो है? इन 5-10 सालों में हुए हैं। यहाँ पे पहले इतने टूरिस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, आप आज तो यहाँ इससे ज्यादा देखने हैं। पिछले महीने आए जब यहाँ बहुत बारिश हुई और जो स्मार्ट सिटी के दौरान ये जो गड्ढे शड्डे भी बनाए, मतलब जो रोड्स में गड्ढे निकले, एंड कितना यहाँ फ्लडिंग हुई। जब भी यहाँ बारिश होती है कितनी फ्लडिंग होती है। बोलते तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये कौन सी स्मार्ट सिटी है कि थोड़ी सी बारिश आती है यहाँ इतनी फ्लडिंग हो जाती है? तो ये कौन सी स्मार्ट सिटी है, मुझे बताइए। देखिए टूरिस्ट, जब हालात खराब थे तब भी यहाँ बहुत टूरिस्ट आते थे। टूरिज्म इज नो इंडिकेटर ऑफ नॉर्मलसी। यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं उसके बारे में बात करें। इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, सोशली कहाँ हैं यहाँ के लोग? आप कितनी दूर से आए मेरा इंटरव्यू करने? आप लद्दाख से आए। मुझे लद्दाख के हालात बताइए, वहाँ के लोग आज क्या महसूस कर रहे हैं? क्यों वो पश्मीना मार्च कर रहे हैं? सनम वांगचुक जी 7 अप्रैल को बॉर्डर पे वो क्यों जा रहे हैं? 21 दिन का उनने फास्ट किया। आप लोगों को कम से कम हक है कि आप प्रोटेस्ट करें। मैं यहाँ पे रह के कश्मीरी होके मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ? नहीं। मुझे उग्रवादी बोला जाएगा, मुझे एंटी नेशनल बोला जाएगा। तो ये डेवलपमेंट, टूरिज्म, दीज आर नो इंडिकेटर्स ऑफ नॉर्मलसी। तो जिस तरह से लद्दाख की आपने बात की, हम आप खुद जानते हैं कि 21 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था का सोनम वांगचुक और इसी के साथ साथ लद्दाख के जितने भी लोग थे उन्होंने भी उसके साथ में खासकर खित्ते लद्दाख के मांग को लेके, डिमांड को लेके आज सड़कों पे हैं। तो आज तक जो है किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको दिखाने की कोशिश नहीं किया। तो क्या लगता है आप इससे? अजीब चीज़ ये है कि जब लद्दाख के लोग लड्डू बांट रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे कि एब्रोगेशन हुआ, लद्दाख की लोग नहीं बोलेंगे इसमें कुछ बात नहीं है, नहीं, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन था। मैं आपको बता रही हूँ तब मीडिया ने क्या प्रोजेक्ट किया, इसी मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। लेकिन अब जब वही लद्दाख के लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल कवरेज नहीं मिल रही है। लेकिन जो सनम वांगचुक जी ने किया वो वाकई में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ, हाईलाइट हुआ। जैसे उनने ग्लेशियर्स के बारे में बात की, लद्दाख की जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, वहाँ का जो स्पेशल कल्चर है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंड दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। आप खुद जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए इट्स अ टॉप इशू फॉर एवरी वर्ल्ड लीडर राइट नाउ। लेकिन स्ट्रेंजली इनफ जो मरकज़ी सरकार है वो ये चीज़ें इनटू अकाउंट ले ही नहीं रही है। आपके इतने बड़े साइंटिस्ट जब इतनी सीरियस चीज़ें, इतनी सीरियस इश्यूज फ्लैग कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसे ही फास्ट करने देते हैं 21 दिन। उनसे किसी ने पूछा तक नहीं, एमिसरी नहीं भेजा, डेलीगेशन नहीं भेजा। हाँ, जब आपको लगता है करगिल लद्दाख के लोग न्यूज़ में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कें भर रही हैं हज़ारों लोगों से जो नारे लगा रहे हैं अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, तब आप उनको पैसिफाई करने के लिए झूठ बोलते हैं कि आप जल्दी से दिल्ली आ जाओ, हमसे बात करो, 6 शेड्यूल देंगे, सब कुछ देंगे। क्या दिया? कुछ दिया आपको? कुछ दिया आपको? ज़ीरो दिया, अंडा दिया। तो बट आई एम स्टिल ग्लैड, एंड मैं लद्दाख का कहती हूँ, मुझे चोट पहुँचती है कि उनने शायद हमें समझा नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ का बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि वो कैसे एक साथ जुट के आ गए हैं।
जैसे यहाँ पे डिवीजन करने की कोशिश करते हैं कश्मीरियों के बीच में, पंडित वर्सेस शिया वर्सेस सुन्नी। जो लद्दाख कारगिल के लोग हैं उनने ये नहीं होने दिया। बुद्धिस्ट, मुस्लिम, दे आर ऑल स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, अपने हकूक, अपने राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको सलूट करती हूँ। सही मैम। तो जिस तरह से मैम खासकर खत्ते लद्दाख की हम बात करें तो जब 1999 वार हुआ था उस वक़्त जो है पूरे खत्ते लद्दाख के अवाम आज उसी लद्दाख को जो है इग्नोर कर रहा है, तो क्या लगता है आप बहुत बुरा है। और ये लद्दाख की बात नहीं है, जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ था यहाँ पे 1947 में, तो जो कश्मीर के लोग थे उनने भी वो रेजिस्ट किया। तो मतलब आप ऐसे वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े हैं, जो इंडिया के हक के लिए लड़े हैं, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसमें बिलीव करते हैं, आप उन्हीं लोगों को अब एज एंटी नेशनल पोर्ट्रे करते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हर्टफुल। बट देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मरकजी सरकार जो है वो एक ब्रूट मेजोरिटी से आई है, इलेक्ट होके आई है। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट्स इलेक्शन कमीशन, अनफॉर्चुनेटली इवन जुडिशरी, मीडिया, सब इनके जेब में है। तो जब तक आप आवाज जोर से नहीं उठाएंगे तब तक आप पे अटेंशन नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है जो हमारे भाई बहन हैं लद्दाख कारगिल के, वो बिल्कुल सही रास्ते पे चले हैं एंड उनके इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। सही मैम। द वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग देयर। हाँ मैम। तो जिस तरह से मैम सुनने में भी आ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ आर्टिकल 370 हटाया गया, अब जो है लद्दाख को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको 6 शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में जो है आपको आर्टिकल 371 लागू किया जा सकता है। तो क्या लगता है इस पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो भी चीज़ें आप मांगते हैं वो पहले कहते हैं दे देंगे, स्टेटहुड दे देंगे, 6 शेड्यूल दे देंगे। जो चीज़ पहले आपको बोली थी वो अब उससे क्यों बैक ऑफ कर रहे हैं? 6 शेड्यूल तो इनने आपको 6 महीने पहले ही प्रॉमिस किया था। तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल के बदले हम आपको 371 देंगे? सो द पीपल ऑफ लद्दाख एंड कारगिल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपके आंख में मतलब दे आर बेसिकली फूलिंग यू। ये चाहते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपका ये एक लग्जरी है प्रोटेस्ट करना। ऑल्दो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हम कश्मीरी ये राइट अभी एंजॉय नहीं करते हैं। जो लद्दाख कारगिल के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली कर सकते हैं। आपको एंटी नेशनल टेररिस्ट नहीं बोला जाएगा। तो जब तक आपके पास ये आवाज़ है आपको यूज़ करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता, आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपको इतना प्रॉमिस करके क्या मिला। अब जब इलेक्शन आ रहे हैं, ये चाहते हैं आपका कीमती वोट बीजेपी के हक में जाए, तो ये बातें बोलने के लिए तो ये जुमलेबाजी करते रहेंगे। लेकिन पीपल ऑफ कारगिल एंड लद्दाख शुड नो बेटर। तो मैम इस पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख हुआ करते थे तो ख़ासकर जो यहाँ से फ़ंड रिलीज़ होते थे, बराबर हुकूक जो है लद्दाख को नहीं मिलता था, क्योंकि जितने भी वहाँ का फंड्स होते थे ज़्यादातर कश्मीर में भी यूज़ होते थे। और इसी के साथ साथ अगर वहाँ पे 30% जाते हैं तो कम से कम वहाँ से 25% ले में जाते थे। तो करगिल भी इसमें इग्नोर रहता है। देखिए, मैं सबके लिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन में नहीं बोल सकती, क्योंकि जो यहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट रही है, आप जानते हैं किस पार्टी की रही है। लेकिन जब तक यहाँ जो 4-5 साल पीडीपी की सरकार रही, तो मुफ्ती साहब का फोकस, कांग्रेस और एनसी की हम बात करें मैम, उनका मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। वो उसका हिसाब अब उनसे लें तो बेहतर है ना। ठीक लगेगा भी नहीं कि मैं किसी और का हिसाब करूं कि उनने ये क्यों किया, वो तो यही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती साहब का सवाल है, आप देखिए जब भी उनकी सरकार, क्या हार्डली वो चीफ मिनिस्टर 4-5 साल मुश्किल से रहे, लेकिन लद्दाख कारगिल उनके दिल के बहुत करीब था। तो उनने वहां के लिए नहीं, राजौरी, पुंछ, कारगिल, कश्मीर, एवरी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही ट्राई टू डू समथिंग और द अदर। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बाकी जमातें हैं उनके साथ ग्रीवेंसेस हैं लोगों को लद्दाख एंड कारगिल के, एंड दे माइट बी जस्टिफाइड, बट मैं उनके लिए आंसर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने जो कारगिल लद्दाख के भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि यही टाइम है कि हम सारे इकट्ठा हो जाएं। अगर आप कारगिल लद्दाख एक साथ आ गया तो हमें भी साथ में लीजिए। हम एक साथ अगर बात बोलेंगे तो उस बात में ज़्यादा वजन रहेगा। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। जब आप अलग अलग करके कोई चीज़ बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ पावर डाइल्यूट हो जाता है। करगिल के जितने भी लोग थे, जब यूटी दिया गया था, मेन लाल चौक में जो है प्रोटेस्ट भी हुआ, आप जानते हैं कि तो इसको आप फुल लद्दाख सपोर्ट किस तरह से बोल सकते हैं? नहीं, मैं जानती हूँ कि लद्दाख कारगिल में भी डिवीजन था। मुझे याद है जब महबूबा जी सबको डिटेन किया तो कारगिल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने काले पोशाक पहन के निकले, वो
सड़कों पे निकले, बिकॉज दे न्यू, कारगिल के जो लोग हैं वो समझ चुके थे कि ये हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें कश्मीर के साथ रखिए, जम्मू कश्मीर के साथ रखिए। लेकिन देखिए, देर आए दुरुस्त आए, शायद अब हम सबको समझ में आ रहा है। सही। मैं अपना ही नहीं कह रही हूँ, मैं फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रही हूँ, जम्मू के लोगों ने भी ये बहुत सेलिब्रेट किया है कि नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है, जब उनके ठेके, उनके जॉब्स, रिसोर्सेज, मिट्टी, बाजरा, सब, हर एक हमारा जो रिसोर्स है, लिथियम, वो तक अब जब बाहर के लोगों को जा रहा है, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये चाल थी, कि ये पहले हमें डिवाइड करेंगे, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके हमारी ही चीज़ों पे कब्जा करेंगे। तो ये टाइम है हमारे लिए यूनाइट होने का। खित्ते लद्दाख की हम बात करें तो खित्ते लद्दाख में भी बहुत सारी प्रॉमिस किया कि वहाँ के सुख शेड्यूल दिया जाएगा, वहाँ के लोगों को सहूलियत दिया जाएंगे, और ख़ासकर वहाँ के यूथ है उनको बेरोज़गार नहीं रखेंगे, रोज़गार देंगे। तो आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं मैम कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात करें तो ज़्यादातर बेरोज़गार यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखते हैं। तो इन्होंने जो वादा किया था उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? जुमलाबाजी। अभी हम आपको 15 लाख डालेंगे अकाउंट में, अब 2 करोड़ सॉरी, मुंगेरी लाल के सपने, यानी ख्याली पुलाव। इनको आपका वोट चाहिए, एक बार आपका वोट लेंगे, उससे पहले आपको ख्याली पुलाव खिलाते हैं एंड उसके बाद ये चले जाते हैं। आपने जॉब्स वगैरह की बात की, आप देखिए कश्मीर में ड्रग्स के कितने केसेस हैं। ड्रग यूज इज सो मच नाउ, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, इतने वेल एजुकेटेड होते हैं, पीएचडी होल्डर्स, डबल मास्टर्स, लेकिन जब आपके साथ एक सेंस ऑफ इनजस्टिस होता है, आपको लगता है कि आपकी जो सरकार है, आपकी जो नीड्स हैं, आपको डिग्निटी नहीं दे रही है, एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रही है, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली गलत चीज़ों में जाता है, आप ड्रग्स करने लगते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाकई में, यहाँ बेरोजगारी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, और जो लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक वी आर एट 35% नाउ। देयर हैज बीन अ राइज इवन इन दैट, आई थिंक 1-2 साल पहले वी वर एट 25, नाउ वी आर एट 36। तो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ये समझना है कि बिकॉज अब लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके पास एक वोट है जो उनके लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है राइट नाउ। उनको सोच समझ के ये एक्सरसाइज करना है कि आप किसको चुनेंगे, कौन आपका उम्मीदवार होगा जो आपकी बात पार्लियामेंट में रखेगा। लोकसभा की इलेक्शन की हम बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35A को हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम जो है इंतज़ार में थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासतौर से लद्दाख कारगिल के जो लोग हैं, क्योंकि आपका तो अब लेजिस्लेचर भी नहीं है, खैर हमारा होके भी नहीं है, क्योंकि इवन वी डोंट नो यहाँ अगला स्टेट इलेक्शन कब होगा। लेकिन खासतौर से जो लद्दाख कारगिल के लोग हैं, आपको पता है आपके लास्ट एमपी कौन थे, उनने क्या काम किया, कितना आपके लिए बोले, वो आप बेहतर जानते हैं। तो आपका जो वोट है, एक एक वोट में बहुत ताकत होती है, आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस नुमाइंदे को भेजेंगे। तो उसको इन माइंड रखे हुए आई थिंक जो लद्दाख कारगिल के लोग हैं उनको ऐसा बंदा चूज करना चाहिए जो उनके इश्यूज पार्लियामेंट में उठाएगा बेबाकी से, जो डरेगा नहीं, अ बोल्ड वॉइस, अ करेजियस वॉइस। बिकॉज अभी जो खासतौर से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग हैं उनके पास बस एक स्ट्रेंथ है, वो उनकी आवाज है। सनम वांगचुक जी ने क्यों, व्हाई डिड द वर्ल्ड टेक नोटिस ऑफ व्हाट ही इज डूइंग? बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। उनने एक डेमोक्रेटिक वे में, पीसफुल वे में अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो मुझे लगता है आप लोगों को अपना वोट भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए। ये लोकसभा का इलेक्शन जो है वो कश्मीर में पहली बार हो रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है यहाँ के लोगों को अंदर ही अंदर बहुत दम है, वो अपने आप, मतलब एक बिल्कुल यहाँ पे डिस्पेयर का माहौल है, डिस्पोंडेंसी का माहौल है, ना उम्मीद है लोग। उनको लगता है कि हम पिट चुके हैं, पिछले 5 सालों में उनने खुद देखा है उनको कैसे कलेक्टिवली पनिश किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस लोकसभा इलेक्शन में वो बहुत इन अ बिग वे दे विल वोट, बिकॉज दे नो, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे 5 सालों से लद्दाख कारगिल में भी बाबूडम चल रहा है। जो लोग आपकी ये कुर्सी में बैठे हैं सेक्रेटेरिएट में, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको वही वो चस्का लग चुका है, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी लोग बहुत भरी तादाद में दे विल वोट एंड दे शुड डू दैट।
तो जिस तरह से मैम अभी इलेक्शन भी नज़दीक है, ख़ासकर यहाँ पे जो एनसी की हम बात करें तो या कांग्रेस की हम बात करें तो, और इसी के साथ साथ पीडीपी की हम बात करें तो जी। मैम इसके अलावा जो है अभी नया कुछ पार्टी भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जब ये नया पार्टी जो ग्राउंड में आएंगे तो इससे आपकी पार्टी को नुकसान तो नहीं पहुँच सकते क्या? मुझे लगता है कि ये कुछ डिसीजंस हमें लोगों तक छोड़ने चाहिए। मैं कोई नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि ये क्यों फील्ड में आया, वो क्यों फील्ड में आया। अगर हमें हक है तो बाकियों को भी हक है। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ लोग समझते हैं कि कौन किस हालात में आया है, कौन कैसे किसको पैदा किया गया, किसको कैसे लाया, लेबोरेटरी में किसको बनाया। तो ये जो डिसीजंस हैं लोगों को ही लेने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को हक नहीं है सिवाय इस जमात के, एबीसी जमात के। सबको हक है, वो पॉलिटिकल फील्ड में आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें, उनका अपना मैनिफेस्टो होगा, अपना कुछ माइंड में होगा, तो हम सबको हक है, जमहूरियत है। सही, तो गुड लक टू एवरीबडी। सही। एट द एंड ऑफ द डे इट्स पीपल हु विल डिसाइड। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपकी पार्टी को इससे नुकसान तो नहीं होगा? देखिए नुकसान, अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये लोगों तक है। सही, पीडीपी 5 सालों में वाहिद एक ऐसी जमात है जिसने हर एक इशू को हाईलाइट किया है। आप खुद देखेंगे जब भी कोई इश्यू होता है, बिलीव नहीं करेंगे, जो कारगिल के भी लोग होते हैं वो सबसे पहले महबूबा जी को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि प्लीज आप इस बात के बारे में हाईलाइट करिए ट्विटर पे। एंड द मिनट महबूबा जी बात करती हैं, जो बाकी जमात के लोग होते हैं वो भी फिर दे आर फोर्स्ड टू एक्ट। शायद वो विलिंगली बात नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है दिल्ली की में मरकजी सरकार से, लेकिन महबूबा जी हैज बीन अ वेरी बोल्ड वॉइस। जम्मू कश्मीर, कारगिल, सब जो लोग हैं उनके जो भी इश्यूज हैं उनने उसके बारे में बात की है बेबाकी से। तो लोग पीडीपी को समझते हैं इन दैट सेंस। तो देयर इज नथिंग फॉर अस कि हमें इनसिक्योरिटी हो किसी नई जमात से। मैम आखिरी सवाल यही होंगे, तो जिस तरह से खित्ते लद्दाख के माहौल की हम बात करें तो आप खुद जानते हैं कि खित्ते लद्दाख जैसी जगह जो है कहीं भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि खित्ते लद्दाख के माहौल की हम बात करें तो वहाँ के पानी की हम बात करें तो पहाड़ों की हम बात करें तो गिर ही नहीं सकता है। तो आज उसी माहौल को बिगड़ने के लिए कर रहे हैं, तो क्या पैगाम, क्या मैसेज रहेंगे लद्दाख के आवाम से आपका? मैं लद्दाख 2-3 बार गई हूँ और मुझे वाकई में लगा कि वैसी जगह ही नहीं है। आप उनकी बायोडाइवर्सिटी देखिए, टेरेन देखिए, लोग इतनी सादगी है उनमें, इतनी सिंप्लिसिटी है, इतने अच्छे हैं। तो जब मैं देखती हूँ अब जैसे कंपनीज को वहाँ ला रहे हैं, टूरिस्ट पे भी कोई कैप नहीं है। ठीक है, मानते हैं टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखिए जैसे सनम वांगचुक भी ग्लेशियर्स के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, मैंने कल ही आर्टिकल पढ़ा कि अंटार्कटिका डीफ्रीज हो रहा है, पिघल रहा है। तो लद्दाख ऑल्सो आप वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, इकोलॉजी देखिए, बहुत फ्रैजाइल है, बहुत नाजुक है। लेकिन जो मरकजी सरकार है उनकी जो पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट की भी, विकास तो कुछ हो नहीं रहा है, विकास का वो नाम दे रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे लद्दाख को जो इरिपेरेबल डैमेज हो रहा है वो हम शायद कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपका जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें मैं जो हमारे कारगिल लद्दाख के भाई बहन हैं, मैं उनको फुली सपोर्ट करती हूँ। जब मैं देखती हूँ उनको प्रोटेस्ट करते हुए, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, मैं भी वहाँ पे बैठूँ सनम वांगचुक जी के साथ, एंड आई एक्सप्रेस माई सॉलिडारिटी विद देम। देखिए पहले क्या हुआ, उन्हें इस डिसीजन को सपोर्ट किया 2019 की, दैट्स फाइन, सबसे गलती होती है, हम इंसान ही हैं। लेकिन अब जो लद्दाखीज में अवेयरनेस है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख इन कारगिल। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती टाइम में से हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ इल्तिजा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में इन 5-6-10 सालों में क्या डेवलपमेंट आया, और इसी के साथ साथ अभी जो खित्ते लद्दाख में जिस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है उसको लेके बात कर रहे थे।